दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती और समय समय पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं। नमस्कार, मैं हरीश चुफार बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल बुरास में। और बुरास के माध्यम से अक्सर फसक एक कार्यक्रम में प्रसारित करता हूं, जिसमें हम अपने आसपास की बहुत सारी प्रेरणाप्रद चीज़ों को लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आज संयोग से मैं जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग से बात कर रहा हूं और आपको बताना चाहूँगा, पिथौरागढ़ जनपद पूरे देश के या फिर हमारे प्रदेश उत्तराखंड के उन जिलों में से है जहां पर लिंगानुपात की दृष्टि से हमारी बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में कम है। ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद या फिर सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद हमारी बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। एक बार हमारी बेटियां हम सब के लिए प्रेरणा बनकर हम सब के बीच आई हैं। मेरे साथ हैं उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप करने वाली भी नहीं कहूँगा मैं क्योंकि टॉप से भी ऊपर 500 में से 500 मार्क्स लेकर आई हैं प्रियांशी। प्रिंसी से मैं आपको मिला रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंसी हमारे चैनल बुरास में। और मैं परिचय कराना चाहूँगा जिनके संस्कार के साथ, जिनके मार्गदर्शन के साथ, क्योंकि हर माता पिता ऐसा माना जाता है कि किसी भी बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। तो पहले शिक्षक के रूप में आपके पिताजी के रूप में भूतपूर्व सैनिक हैं और अपने स्नेही मित्र भी हैं राजेश रावत जी। वर्तमान में बेरीनाग नगर के सम्मानित व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं। और आपकी माता जी एक निजी विद्यालय में, बल्कि उसी विद्यालय में जहाँ से प्रिंसी ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, आप इंग्लिश की टीचर हैं। और आपकी परवरिश, आपके संस्कार और आपका जो गाइडेंस बच्चे को रहा, उसका परिणाम हमारे सामने है। 500 में से 500 अंक के साथ, 100% अंक के साथ प्रिंसी ने एक नया ही कीर्तिमान खड़ा कर दिया है, न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में। तो आइए जानते हैं प्रिंसी से, चूंकि मैं वेरीनाग क्षेत्र से बात कर रहा हूं और वेरीनाग पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद के लगभग दूरस्थ क्षेत्रों में माना जा सकता है, जहां पहाड़ का एक बहुत बड़ा मास शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इन छोटे छोटे शहरों को, कस्बों को छोड़कर महानगरों की ओर जा रहा है, दिल्ली मुंबई की ओर जा रहा है। पूरा का पूरा पहाड़ जहां हल्द्वानी रुद्रपुर में रहने लगा है, वहीं प्रियांशी के इस परिणाम ने कहीं ना कहीं हम पहाड़ मूल के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को यहीं रहकर और भी बेहतर देने की प्रेरणा दी है। वहीं विशेष रूप से हमारी बेटियां आज भी कहीं ना कहीं बेटा बेटी का फर्क पढ़ने लिखने के बावजूद दूरस्थ क्षेत्रों में कभी कदा दिखाई देता है। तो आने वाले समय में प्रियांशी का जो ये कीर्तिमान है, ये अनेक बेटियों के लिए एक प्रेरणा बनकर, मार्गदर्शन बनकर उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा, ऐसे हम कामना करते हैं। तो प्रियांशी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो हम लोग सोच रहे थे उससे बहुत ऊपर आपने किया है। और आपको रामलीला के मंच पर पहली बार मैंने देखा और प्रभु राम जी का किरदार आप निभा रही थी। और आमतौर पर क्या होता है, जो पढ़ाकू किस्म के, सो कॉल्ड पढ़ाकू या इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो पाठ्येतर गतिविधियों में, एक्स्ट्रा करिकुलम में कम ध्यान रखते हैं, किंतु आपका जो अभिनय था वो बहुत लाजवाब था। आज बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड परीक्षा की। तो प्रियांशी, कुछ मतलब पुराने जो विद्यालय हैं जहाँ से आपने कलम पकड़ना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने का जो सफर रहा, तो बचपन से क्या मतलब किस तरह से आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा? मैंने तो 2 बार स्कूल चेंज किए हैं। सो नर्सरी से लेकर सेकंड तक मैं यहीं गुरुकुल में पढ़ती थी, जो मेरे घर के बहुत पास है। और उसके बाद थर्ड से मैं साधना गई और अभी जो मैं मैरिड में आई हूँ वो भी मैं साधना से ही आई हूँ। अपना एकेडमिक्स कहूँ तो मैं फर्स्ट ही आई हूँ, मतलब थर्ड से ही मैं फर्स्ट हूँ साधना में। और ये तो मतलब रिकॉर्ड है कि मैं सेकंड नहीं आई, फर्स्ट ही हूँ। टॉपर एज वेल। और अभी मैंने टॉप किया उत्तराखंड में, तो इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। प्रियांशी, आपको सभी सब्जेक्ट्स पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं
आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रियांशी को आज आइकन के रूप में देख रहे हैं, और कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसके प्रति हमारा ज़्यादा रुचि रहती है, रुझान रहता है, या फिर कोई ऐसा विषय रहता है जिसको थोड़ा सा हम इतना पढ़ना मतलब पसंद नहीं करते। तो ऐसा कुछ है क्या? मैथ्स है, मुझे मतलब अच्छी लगती है मैथ्स, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे उसमें पूरे आ जाएंगे मैथ्स। अच्छा प्रियांशी, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कल से आपसे मिलने आ रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपको कॉल किया है। आमतौर पर हमारे जो पहाड़ के स्कूल्स हैं, तो हमारे पहाड़ों के स्कूल्स की अगर हम बात करें तो संसाधनों की दृष्टि से जितने भी यहाँ पर चाहे निजी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सबकी स्थितियाँ इतनी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से हमारे पहाड़ मूल के बहुत सारे बच्चे जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपसे भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, हमारे क्षेत्र की भी। तो आने वाले समय में प्रियांशी क्या करने वाली है? क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जिसके प्रति हमारा रुझान होता है। एक समय था जब हर माता पिता दो ही सपने देखते थे मोस्टली, या तो बेटा बेटी डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। आज एक वास्ट रेंज है, न केवल सरकारी नौकरी की बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा लोग मकाम हासिल कर रहे हैं। तो क्या सपना देखती हो, मतलब आने वाले समय में क्या बनना चाहती हो? मैं डिफेंस में जाना चाहती हूँ, एयरफोर्स में फाइटर जेट पायलट बनना चाहती हूँ। दोस्तों, पूरे देश में 33% रिजर्वेशन का महिला बिल पास हो चुका है, और ऐसे में अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो योग्यता के अनुरूप बहुत सारी मातृशक्ति, बहुत सारी बहनें ऐसा सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में चाहे वो लेजिस्लेटिव्स के माध्यम से या फिर एग्जीक्यूटिव्स के रूप में किसी न किसी क्षेत्र में अपना मकाम हासिल करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले जैसा कि प्रियांशी ने बताया कि वे भारतीय सेना में जाना चाहती हैं। उनके पिताजी भारतीय सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं। और एक विशेष बात आपके बारे में मैं राजेश रावत जी के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना से निवृत्त होने के बाद जब आप वेरिनाग आए तो बहुत सारे युवाओं को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में कई बार क्या होता है, रिटर्न में रह जाते हैं। कई बार फिजिकल में भी कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जो तैयारी के साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो राजेश रावत जी ने अपने निजी संसाधनों से ऐसा अभिनव प्रयास हमारे क्षेत्र में पहली बार किया, और मैंने पहले भी कहा कि आपके संस्कार है कि बेटी ने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना के अनेक युवा रिटर्न के लिए कह लीजिए, फिजिकल के लिए कह लीजिए, आपके मार्गदर्शन में तैयार हो रहे हैं, और आने वाले समय में भारतीय सेना का वे गौरव बढ़ाएंगे। इसी क्रम में प्रियांशी ने बताया कि वे भी भारतीय सेना में जाना चाहती हैं। तो अनेक लोग हमारे चैनल को जो देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन भी रहेगा कि बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दीजिए। आज एक वास्ट रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत बेहतर कर सकती हैं, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अन्य चीज़ों में भी। इसलिए उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ पिथौरागढ़ जनपद यहाँ पर की लिंगानुपात की दृष्टि से हम थोड़ा पीछे हैं। ऐसी बेटियों को देखकर लिंगानुपात की दृष्टि से हम आगे भी बढ़ेंगे। भ्रूण हत्या जैसे अपराध हमारे जिले में नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गार्जियंस को, हमारे समाज को ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो प्रियांशी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और गतिविधियां, कुछ और हॉबीज, कुछ और फील्ड जिसमें आपको रुचि हो? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो मुझे करना पसंद है। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ, और मैं खेल कूद में भी ऐसे जाना पसंद करती हूँ। ओके, तो प्रियांशी क्या संदेश देना चाहेंगी विशेष रूप से यहाँ की बालिकाओं को, यहाँ की बेटियों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो कोई भी आपके मन में कंजर्वेटिव थॉट्स नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी फील्ड को लेकर। आपको ओपन माइंड होकर सोचना चाहिए। इवन आपके पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ओपन माइंडेड होके आप सोचिए और बिल्कुल भी कंजर्वेटिव थॉट्स नहीं रखिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होती है। जैसे मेरा स्टेज फियर एकदम ख़त्म हो गया है, और भी मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से। प्रियांशी, चूँकि आपकी माताजी टीचर हैं,
और उसी स्कूल में है जहाँ पर आप पढ़ रही हैं। तो घर पे और स्कूल पे थोड़ा सा एक अलग तरह का वातावरण होता है, क्योंकि मैं भी एक पब्लिक स्कूल का संचालक हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग महसूस करते हैं, एज अ टीचर कह लीजिए, एज अ गार्जियन कह लीजिए। तो क्या कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस मम्मी के साथ, एज अ मदर, एज अ टीचर? मैं मम्मी के साथ ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब स्कूल में मैं इन्हें टीचर की ही तरह मतलब इनके साथ बिहेव करती थी। स्कूल में मैं इन्हें मैम ही कहती थी, और घर आके ही मतलब मम्मी वाला तो घर आके ही स्टार्ट होता था। मतलब स्कूल में टीचर की तरह इनको रिस्पेक्ट और सब कुछ टीचर की तरह बिहेव होता था। अच्छा प्रियांशी, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में हम लोगों के घूम रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और मैं देख रहा था मुझसे पहले भी काफी लोग एक प्रश्न आपसे कर रहे थे, क्योंकि आज एक अलग तरह का मतलब एक मोबाइल मानिया जो चल रहा है, एक नई बीमारी कोविड के बाद और कोविड के दौरान कह लीजिए, हमारे बच्चों को लग गई है मोबाइल की एक तरह से बहुत बुरी आदत हो गई। हालांकि मोबाइल के माध्यम से आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ों को हेल्प के लिए कई बार यूज़ करते हैं मोबाइल को। तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा भी है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग भटकाव की भी स्थिति में है। हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो गेम्स को खेलने को लेकर हों या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चों के साथ भी हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी सोशल मीडिया के हिसाब से? सोशल मीडिया के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर आप ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और रही बात उससे डिस्टर्ब होने की या अपने रास्ते से भटकने की, तो वो तो तब होगा जब आप सोशल मीडिया का यूज कुछ ज्यादा ही करने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप सोशल मीडिया पसंद है तो चलेगा, बट ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और रही बात गेम्स की, तो कोशिश कीजिए वो गेम्स खेलिए जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, या आप चेस खेल सकते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि सोशल मीडिया को आप यूज करिए, उसका मिसयूज मत कीजिए। प्रियांशी ने सभी सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी या फिर नॉर्मली सब? मेरे को तो क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों के भी, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं। बहुत सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों का भी मैंने देखा, मेरिट में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। तो आमतौर पर आप ही की तरह अच्छे बच्चे या फिर सामान्य बच्चों के आधार पर किसी भी संस्थान का, किसी भी क्षेत्र का एक तरह से लोग धारणा बना लेते हैं कि फलाना स्कूल बढ़िया है, फलाना स्कूल अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि कई के माता पिता का कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहती है, उनका फोकस ज़्यादा रहता है। और मैं ऐसे बच्चों के लिए आपका संदेश सुनाना चाह रहा हूँ, विशेष रूप से जो गांव में रहते हैं, हमारी विशेष रूप से जो बेटियां हैं। क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चलाता हूँ, तो कई बार मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बेटा और बेटी को लेकर थोड़ा सा एक, ना चाहते हुए भी आज के समाज में भी डिस्क्रिमिनेशन है। उनके स्कूल का स्टेटस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है कई बार, मतलब ये कई बार एज अ स्कूल ऑनर कह लीजिए, ये ज्यादा ज्यादा महसूस हो जाता है। तो ऐसी बालिकाओं के लिए, ऐसी बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बाहर से फोर्स कर रहा है उसके बाद जाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। खुद आपको होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। और दूसरी चीज ये होगी कि पेरेंट्स अच्छे गाइड करने वाले नहीं मिले, या आपको स्कूल अच्छा नहीं मिला, ये सब तो एक्सक्यूजेस होते हैं। क्योंकि जो पढ़ना चाहता है वो तो कहीं से भी पढ़ सकता है। और आपके पास तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन तो होता ही है। और इसमें आपको मतलब जो इंडिया के, इवन वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी, सबसे बेस्ट टीचर मिलेंगे। इवन उतने अच्छे टीचर हो सकता है आपके स्कूल में ना हो, उससे भी अच्छे आपको टीचर मिलेंगे, बट अगर आपको उसका यूज करना आना चाहिए। और रही बात कि अच्छे स्कूल नहीं है, हाँ मैं ये कहूंगी कि थोड़े रिसोर्सेज कम है स्कूलों में, लैब की कमी है, जैसे और भी कई चीजें हैं। बट वो मुझे लगता है वो आपके जो भी आपकी कामयाबी है उसमें वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेगी, या फिर उसमें बिल्कुल भी रुकावटें नहीं आएंगी उससे, अगर आप खुद मेहनत करते हैं या लगन करते हैं।
हमारे साथ प्रियांशी की मम्मी है। प्रियांशी की बहुत प्यारी प्यारी सी बातों को हम सुन रहे हैं और इसे कंटिन्यू भी करेंगे। मैम, आप चूँकि एक टीचर भी हैं और एक माता के रूप में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, क्योंकि प्रियांशी के इस रिजल्ट के साथ बहुत सारे मिथक टूट गए और ऐसा कीर्तिमान प्रिंसी ने स्थापित किया है कि जो टूटेगा नहीं। या तो उसके समानांतर कोई आएगा और या फिर क्योंकि उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता कोई। तो कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली अच्छा महसूस तो हो रहा होगा, बट किस तरह का एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस मुझे हो रहा है। जैसे ही अगर मैं बताऊं तो ये तो था, ये श्योर था और पहले से ये इतनी श्योर थी कि मम्मी टॉपर मैं ही आऊंगी, क्योंकि मैंने काम बहुत अच्छा किया है। चाहे वो उसकी स्टार्टिंग 99 से हो या पॉइंट समथिंग से हो, तो मेरा नाम फर्स्ट पे रहेगा, ऐसी मुझे होप है, इसका कहना था। और मुझे भी पूरी होप थी, क्योंकि जब भी इसका एग्जाम होता था मैं इसको घर पे आके पेपर जरूर पूछती थी, तो उससे मैंने भी एनालाइज कर लिया था कि ये अच्छा स्कोर कर सकती है। पहली बार मैंने प्रैक्टिकल में, मतलब रामलीला की अगर मैं बात छोड़ दूँ तो एज अ स्टूडेंट मैंने प्रिंसी को पहली बार प्रैक्टिकल सेशन में देखा था और मैं देख रहा था कि बार बार जो एग्जामिनर थे वो क्वेश्चन कर रहे थे और उनके साथ बैठे लोग भी कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे और एक तरह से कॉन्फिडेंस जो था उसी समय दिखाई दे रहा था कि ये जो बच्ची है ये कुछ ना कुछ बहुत खास करने वाली है। लेकिन जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन आज चारों ओर प्रिंसी की चर्चा है और छोटे बड़े बच्चे वे सभी प्रिंसी को सुन रहे हैं, इनके इंटरव्यू सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी तरह बहुत सारे जो निजी स्कूलों के संचालक हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। इसी आशय से इस तरह के ब्लॉग हम लोग बनाते हैं। मेरे साथ राजेश रावत जी हैं और मैंने पहले भी बताया, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आपका जो व्यवहार है, आपका जो आसपास का जो वातावरण है, उसके प्रति जो जागरूकता है, उसी का परिणाम है कि आप के सानिध्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भारतीय सेना की तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों के साथ ही आसपास के जो सामाजिक कार्य होते हैं, जितने भी कैंपेन्स होते हैं किसी अच्छे कॉज के लिए और जो भी रचनात्मक कार्य होते हैं, राजेश रावत जी का उसमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहता है। शायद इसी का परिणाम है कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब आप यहाँ पर आए, आपकी सामाजिक कार्यों में भागीदारी को देखते हुए व्यापार मंडल के मुख्य व्यक्ति के रूप में, प्रथम व्यक्ति के रूप में आप निर्वाचित भी हुए और उसके बाद भी मैं देखता हूँ समय समय पर वेरिनाग क्षेत्र की जो छोटी बड़ी मांगें होती हैं उनको लेकर आप बहुत मुखर रहता है। तो आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, क्योंकि भारतीय सेना की पृष्ठभूमि होना हमारा एक क्षेत्र पिथौरागढ़, बागेश्वर और हमारे पहाड़ का एक क्षेत्र है और अक्सर भारतीय सेना के जो हमारे जवान होते हैं उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है, क्योंकि भारतीय सेना की सेवा के दौरान अपने पालियों को, अपने बच्चों को चाहकर भी वो इतना समय नहीं दे पाते जितना जनरली हम लोग सिविल में जो काम कर रहे हैं देते हैं। तो किस तरह से बचपन से मतलब आपसी तालमेल के साथ किस तरह से मैनेजमेंट रहा? मतलब प्रियांशी की मम्मी तो एज अ टीचर, एज अ मदर तो साथ ही, तो किस तरह का आपका मतलब कैसा लग रहा है? इतना मतलब इतनी सारी भी मुख्यमंत्री जी ढूंढ रहे हैं प्रियांशी के पापा कहाँ हैं शिक्षा मंत्री जी बात करना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक पेरेंट्स के मतलब एक माता पिता के तौर पे तो बहुत भावनात्मक भी पल है, बहुत भावुक होने वाला भी पल है, क्योंकि बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं लाइफ के जो शायद परिवार के ही लोग जानते हैं। स्ट्रगल होता है लाइफ में, बहुत सारा बचपन की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो हम देखते हैं पूरा नहीं कर पाते अपने बच्चों के रूप में, जब उनको पूरा होते देखते हैं तो उसका एक अद्भुत ही आनंद है। तो सर कैसा फील हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही प्रिंसी की इतनी मेहनत से बहुत गौरवान्वित पल हमको मिला है। आज पिछले 2-3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं। जितने दोस्त हैं, चाहे वो आर्मी में है, रिटायरमेंट है, और जितने भी यहाँ के अच्छे लोग हैं, जितने भी वो हैं, सबका फ़ोन कॉल आ रहा है, सब बधाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और जहाँ तक मैं इसकी पढ़ाई की बात करूँ, मेरे को तो 2-3-4 साल हो रहे हैं रिटायरमेंट के, तो ज़्यादा फोकस इसकी मम्मी का ही रहा है इस पर। और मेरे रिटायरमेंट के आने के बाद मैंने भी जो यूथ है उसके लिए
आर्मी में जाने उनको उनके लिए काफ़ी प्रेरित किया उनको, और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं इसकी दिमाग में भी है कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए। इसके जो चाचा हैं वो भी इंडियन एयरफोर्स में, उससे भी इसको काफ़ी मोटिवेट हुए है आर्मी में जाने के लिए। बाकी अगर इसकी जो पढ़ाई की बात करें तो इसकी मम्मी और इसके चाचू ने भी काफ़ी इसके क्वेश्चन पेपर इसको दिए और काफ़ी इसको मॉनिटर किया कि बेटा कैसे वो करना है आपने। तो क्रेडिट तो पूरे इसके सारे टीचर्स हो गए और इसकी मम्मी और चाचू इन लोगों को जाता है कि मैं अपना समय दे नहीं पाया, क्योंकि जितने मेरे मैं बेनाग व्यापार संघ अध्यक्ष भी हूँ, अपने काम भी है, दुकान भी, ज़्यादा उतना टाइम मिल नहीं पाता था। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह हमेशा मैंने इसको इंक्रीज किया है जितना पॉसिबल हो पाया। सर, सामाजिक रूप से आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो चूंकि हम लोग पहाड़ों में काम कर रहे हैं और जैसे प्यारी बेटी ने बताया कि भाई हम लोग कई बार एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि इस कारण से शायद मैं नहीं कर पा रहा, इस कारण से मैं शायद नहीं कर पा रहा, तो वेरिनाग क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों में आपको सक्रिय देखा है मैंने, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शहरों से हमको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण अंचलों से देख रहे हैं, और विशेष रूप से प्रियांशी के इस अचीवमेंट के बाद एक पिता के रूप में सामाजिक रूप से मैं कहूँगा क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रियांशी का जो सोच रही किया, इसने क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस न करके क्वालिटी पे फोकस किया। इसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की कि रात भर दिन भर एक करके, लेकिन 5 घंटे 4-5 घंटे का इसने शेड्यूल रखा, उसको रेगुलरली पिछले 1 साल से फॉलो किया। चाहे कोई फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी हो, इसने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। अपना 5 घंटे 4-5 घंटे का इसने पढ़ाई का अपना वो रखा हमेशा। और एक बार जैसे इसने बात की सोशल मीडिया की, हाँ इसने यूट्यूब जरूर उससे अपना नॉलेज गेन किया, लेकिन इसने फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पर कोई अकाउंट नहीं है, ना इसने कभी उसको ज़्यादा यूज़ किया। तो इसका मैक्सिमम, और इसके दूसरा इसका जो डाउट्स थे, उस डाउट्स को इसने कभी रखा नहीं, उस डाउट्स को उसने क्लियर ही किया कि जहाँ पे डाउट्स थे चाहे अपने सर लोगों से उसको पूरा उसका जब तक उसको आंसर नहीं मिला तब तक इसने छोड़ा नहीं। और अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, ऐसा नहीं कि आज एग्जाम है और बहुत हौच पौच की स्थिति हो, प्रेशर बिल्कुल, इसको एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर था ही नहीं। इसने कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल हाँ इसमें दिया आराम से रिलैक्स हो गए, वही इसने 4 घंटा भी एग्जाम में भी 4 ही घंटे पढ़े। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कि एग्जाम में क्या में जो ज्यादा लेट 5 बजे और इवन रिजल्ट के दिन भी ऐसा नहीं कि मैं रिजल्ट आ रहा है इधर देखो उधर बिल्कुल कूल थी। उस दिन इसका एक शेड्यूल है, जब से इसने रामलीला में अपना अभिनय किया राम का, उसके बाद भक्त हनुमान जी भी भक्त है, और हाँ अभी नवरात्रि में इसके पूरे व्रत थे, तो एक भक्ति की तरफ भी इसका थोड़ा ध्यान रहा। अपनी पूजा का भी इसका टाइम है, डेली अपना एक इसको डेली आधा घंटा पूजा करती है, और कहीं ना कहीं उससे भी कुछ ना कुछ मोटिवेट हुई, या से भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी इसको मिली है, जिसकी वजह से आउट ऑफ 500 अब हमने भी सोचा था मेरिट में आ जाएगी बच्ची, लेकिन इतने पूरे मार्क्स लाएगी इतना वो नहीं था। ये बिल्कुल स्पेशल से भी एनर्जी स्पिरिचुअल पावर में आई है। बहुत बढ़िया। इवन इसका ना एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो इसका कहना था, मम्मी आप रिजल्ट मत देखो, क्या टॉपर की लिस्ट पहले नहीं आती है, उधर देख लो। हाँ इसका ये कहना था, रिजल्ट को मत देखो, टॉपर वाली लिस्ट में देखो, मेरा नाम होगा। ये कॉन्फिडेंस इसका था। दूसरा साइड उसी पे नहीं है कि फोकस पूरा पढ़ाई में, डांस भी करती है, एक्टिविटीज भी करते रहती है और चीजों में भी। बहुत बढ़िया बात। तो प्रियांशी के पापा से हमने बात की और बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, लेकिन चूंकि प्रियांशी के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही नर्वस हो रहा हूँ क्वेश्चन दिमाग में। फिलहाल बहुत ही अच्छी बातचीत रही प्रियांशी के साथ, और आपसे प्रेरित होकर हमारी बहुत सारी बेटियां, और केवल बेटियां नहीं, हमारे समाज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ पर विशेष फोकस सरकारें भी कर रही हैं, शासन प्रशासन भी कर रहा है, और आज के ये बच्चे आज से 10-15 साल के बाद के उत्तराखंड के भविष्य हैं। इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे कल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्हीं में से भविष्य में उत्तराखंड की दिशा और दशा तय करने में ये बच्चे बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो इससे पहले कि आज की बातचीत, आज की फसक हम लोग समाप्त करें, प्रियांशी स्कूल से हटकर थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो मैंने कहा कि आज से कुछ सालों के बाद आप उत्तराखंड के नागरिक के रूप में बहुत सारी जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ोगे। क्या कुछ सोचा है? क्योंकि टेलीविजन पे बहुत सारे इश्यूज हम लोग देखते हैं, और स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान नारों में तो दिखाई देते हैं, पोस्टर्स में भी दिखाई देते हैं,
और आज पिछले समाज की तुलना में थोड़ा बहुत हम इतने डेवलप तो हुए हैं कि आज ये फर्क इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने ये वातावरण चेंज किया है। तो क्या कहना चाहेंगे सामाजिक रूप से? मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड की टॉपर नंबर 1 क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए? क्योंकि कभी कभी अपने से छोटे छोटे बच्चों से भी हम लोग सीखते हैं। कई बार बच्चे हमको इतना बड़ा संदेश दे देते हैं जो हम कभी कल्पना नहीं करते जिसकी। तो उत्तराखंड के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो गर्ल और बॉय पे डिफरेंस है जो बहुत ही कम हो गया। अब तो मुझे लगता है कि गर्ल पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इवन बॉयज पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो गर्ल पे दिया जाता है। हाँ, पर कई जगह जो पिछड़े जगह हैं, जैसे कोई बहुत गांव है कोई, तो वहाँ मैं देख सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स को आगे पढ़ाया ना जा रहा हो या 10th के बाद छोड़ दिया जा रहा हो, ये हो सकता है। पर जब आप अपनी मेहनत और लगन से जब कुछ अचीव करेंगे ना, तो आपके पेरेंट्स को खुद ही ये मानने पे वो तैयार हो जाएंगे कि हाँ ये कर सकती है, और वो आपको आगे भी बढ़ाएंगे। और पेरेंट्स से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी जो आपकी बेटियां हैं उनको किसी से कम मत समझिए, और उनको भी जैसे आप अपने बेटों को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट कीजिए, और फ्री माइंड होके, ओपन माइंड होके उन्हें किसी भी फील्ड को चूज करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। बेटे, ये जो परीक्षा है हाई स्कूल की, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। कई बार अनफॉर्चुनेटली कई बार लक भी काम नहीं करता। कई बच्चे ऐसा होता है कि जितनी उन्होंने एक्सपेक्टेशन की होती है उतने मार्क्स स्कोर में नहीं कर पाते, या अनफॉर्चुनेटली कई बार बच्चे असफल भी हो जाते हैं। और विगत वर्षों में अखबारों के माध्यम से हम लोग लगातार देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए। तो ऑब्वियसली समाज के नागरिक के रूप में हम सबका एज अ टीचर कह लीजिए, या फिर एज अ मदर फादर कह लीजिए, या समाज के किसी न किसी रूप में हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि हम उनको मोटिवेट करें कि ये जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं है, आगे की जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हमको लड़नी है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप उनके मार्क्स नहीं आए, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको पहले तो किसी भी परीक्षा को सक्सेस या फेलियर की तरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, कई बच्चे सक्सेस हो जाते तो कई नहीं हो पाते, तो जो नहीं होते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये सोच के दुखी मत होइए कि आपने जितना लिखा था उतने आपको मार्क्स नहीं मिले। आप ये सोचिए, नॉलेज पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, आपने कितनी नॉलेज गेन की है, क्योंकि फ्यूचर पे वो आपके काम आएगी। दूसरा चीज, जो आपसे गलतियां होंगी इस पेपर में, उसको आप एनालाइज कीजिए, और फिर जो अगला एग्जाम होगा उस पर अप्लाई कीजिए, तो ऑब्वियसली आपका अभी से ज्यादा अच्छा अगला एग्जाम ही होगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कई बच्चे गलत कदम उठा देते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो पेपर आपका डिसाइड नहीं करता, आपकी लाइफ पूरी डिसाइड नहीं करेगा वो पेपर। आपको हमेशा आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि ये नहीं तो कुछ और कर लूंगा, पर जिंदा तो रहूंगा। क्योंकि मजदूर भी अपना काम करके जिंदा तो रह लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी एग्जाम पे पास नहीं हुए तो आप कुछ गलत काम उठा लेंगे, जबकि यहाँ गरीब से गरीब भी जी रहे हैं। तो आपको जब आपके मन में ऐसी चीजें आती तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेना चाहिए कि आपका ऐसा कदम उठाने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहले आप अपना नजरिया बदलिए किसी भी एग्जाम को देखने का, और कोशिश करिए कि आप अपनी पूरी लाइफ में मरते दम तक बहुत कुछ सीखें। प्रियांशी, मैं आखिरी सवाल एक तरह से कह सकता हूँ, राम जी का किरदार आपने निभाया, तो इस तरह की थिएटर एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, मतलब मैं ऐसे स्टेज वाली जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें मैं पार्ट लेती हूँ। ओके, तो एक चौपाई या फिर कोई डायलॉग राम जी का सुना देंगे, उसके साथ ही आज की फसक हम लोग समाप्त करेंगे। क्योंकि राम जी का किरदार निभाने के बाद, आपके पापा ने बताया कि राम जी का किरदार निभाने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक तरह से डेवलप हुआ, और आज पूजा पाठ करना, इस तरह की बहुत सारी चीजों की ओर भी प्रियांशी बढ़ रही है, और आज के समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो प्रियांशी, कोई बड़ी ऐसा कोई राम जी की लाइन?
राम जी की लाइन या मैं हनुमान जी हाँ, की कोई सी भी चौपाई सुना कोई दो। सी भी। फर्स्ट उसको थोड़ा सा वो कर दो कि कहना क्या चाहिए। मैं हनुमान चालीसा की चौपाई गा लेती हूँ। ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बहुत ही खूबसूरत। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि प्रियांशी अपने जीवन में जहाँ भी जाए इसी प्रकार के प्रेरणा पुंज फैलाते रहे। हमारी नई पीढ़ी के इन बच्चों से हम सबको भी सीखने के अनेक अवसर प्राप्त होते रहे। आने वाले समय में जैसा आपका सपना है भारतीय सेना की ऑफिसर के रूप में इसी प्रकार एक दिन हम आपका इंटरव्यू ले रहे हों, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम से ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी माता जी को भी देना चाहूँगा। और एक बार फिर से प्रियांशी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके जैसे बच्चे, आपके जैसे संस्कार हर माता पिता के बच्चों को मिले और हम सब भी आपसे सीख कर अपने बच्चों के प्रति भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें सोचें। आपकी बातों से प्रेरित होकर हम भी उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। आज के लिए इतना ही। ऐसे बहुत सारे गॉसिप्स लेकर, फसक लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।